गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अकाउंटिंग की जो बही खाते इसकी शब्दावली को शुरू किया था। कई सारे मीनिंग्स हमने कल पढ़े थे। कल हमने पूंजी के बारे में पढ़ा, आहरण के बारे में पढ़ा, व्यापार क्या होता है, पेशा, पूंजी, कमीशन, बट्टा। यहाँ तक हमने कमीशन तक कल कंप्लीट कर लिया था। अब नया मीनिंग हम पढ़ रहे हैं वो है देनदार। नया मीनिंग कौन सा है? देनदार। देनदार इसका एक और हिंदी नाम होता है देनदार या पुष्प ऋण। देनदार या पुष्प ऋण। देनदार को हम अधर्मण भी बोलते, ऋणी भी बोलते, और इंग्लिश में इसको हम बोलते डेटर्स या पुष्प ऋण को बोलते हैं बुक डेट्स। तो देनदार होते क्या है? पहले हम देनदार की बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिससे हमने उधार में माल बेचा है या उधार रुपया दिया है, वह व्यक्ति हमारे लिए तब तक देनदार कहलाएगा जब तक कि वो हमारे रुपयों का भुगतान नहीं कर दे। तो जिसको हमने उधार माल बेचा है या जिसको उधार रुपया दिया है, वह व्यक्ति तब तक देनदार होगा जब तक कि वो हमारे रुपयों का भुगतान नहीं कर दे। देनदार के बाद में आता है फिर लेनदार। देनदार के बाद क्या है? लेनदार। लेनदार को हिंदी में और भी बोलते हैं उत्तमर्ण या ऋणदाता, और इंग्लिश में इसका नाम होता है क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। लेनदार जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा या फिर उधार रुपया लिया है, वह व्यक्ति हमारे लिए तब तक लेनदार कहलाएगा जब तक हम उसके रुपयों का भुगतान न कर दे। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? लेनदार। फिर आता है इसके बाद में नेक्स्ट मीनिंग है डूबत ऋण। डूबत ऋण को डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण या अप्राप्य ऋण, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? बैड डेट्स। डूबत ऋण जिस व्यक्ति को हमने उधार में माल बेचा है, यदि वह व्यक्ति किसी कारण से हमारे रुपयों का भुगतान नहीं करे, यानी ऐसे व्यक्ति से हमें अगर वसूली नहीं हो तो ऐसा रुपया क्या हो जाता है? व्यापार में डूब जाता है। उसको हम बोलते हैं डूबत ऋण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैड डेट्स। फिर अगला मीनिंग है आपका प्रमाणक। क्या होता है? अगला मीनिंग है आपका प्रमाणक। अगला मीनिंग आप कहते हैं प्रमाणक। वाउचर। प्रमाणक क्या होता है? किसी भी व्यापारिक लेनदेन को प्रमाणित करने के प्रयोजन से हम लिखित में जो लेखे या प्रलेख तैयार करते हैं, वही चीज हमें क्या कहलाती है? प्रमाणक कहलाती है। जैसे आपने मार्केट में मोबाइल खरीदा, सामने वाले व्यक्ति ने आपको बिल बना के दिया, वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि आपने किस काल से माल खरीदा है। हम बैंक में गए, रुपया जमा करके आए, बैंक ने पासबुक में एंट्री कर दी, तो वो इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आपने ये व्यापारिक लेनदेन हुआ है। तो किसी भी व्यापारिक लेनदेन को प्रमाणित करने के प्रयोजन से हम जो लिखित में लेखे या प्रलेख तैयार करते हैं, उसे ही हम यहाँ पर प्रमाणक का नाम देते हैं। फिर आता है आपका व्यावसायिक सौदा या लेनदेन। व्यावसायिक सौदा या लेनदेन, इसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसी भी हम व्यापार के अंदर जो भी लेनदेन करते हैं, माल खरीदते हैं तो उसके बदले रुपया देते हैं, कहीं से माल बेचेंगे तो उससे रुपया लेंगे, या एक वस्तु देके उससे दूसरी वस्तु हम प्राप्त करते हैं, तो इसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। जहां पे कैश का यूज हुआ है या जिसकी हमने फिजिकल वैल्यू निकाली है, तो ये भी कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। व्यावसायिक सौदे के बाद में आती है आपकी
संपत्तियां, संपत्तियां जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असेट्स। संपत्ति क्या है? जो हमें व्यापार में लाभ कमाने में सहायता करती है। व्यापार शुरू करने के लिए हम पूंजी लगाते हैं, तो व्यापार पूंजी से हम थोड़ी संपत्ति खरीदेंगे, क्योंकि व्यापार शुरू करने के लिए हमें जिन संपत्तियों की आवश्यकता होती है, जो दीर्घकालीन प्रयोग भी होती है और अल्पकालीन प्रयोग वाली संपत्तियां भी होती है। तो संपत्तियां यहाँ पर दो प्रकार की होती है, स्थायी संपत्ति होती है और दूसरी अस्थायी संपत्ति होती है। तो स्थायी संपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति जो व्यापार के अंदर कई वर्षों तक यानी दीर्घकालीन समय तक प्रयोग में की जाए, ऐसी संपत्ति स्थायी संपत्ति यहाँ पर कहलाएगी। इसमें भूमि, भवन, मोटर कार, फर्नीचर, ये सब चीज आती है। और एक होती है आपकी अस्थायी संपत्ति, जिसको हम चल संपत्ति भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको करंट असेट्स। ऐसी संपत्ति जो बहुत ही अल्पकाल में अपना रूप में बदलती रहती है। जैसे मेरे पास आज रुपया, मैंने दे दिया, उससे माल खरीद लिया, फिर माल बेच दिया, उधार बेच दिया, तो देना तैयार हो गए। तो ये ऐसी संपत्ति होती है जो अस्थायी होती है। लेकिन संपत्तियों के भी दो रूप होते हैं, एक होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त। तो मूर्त संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसी जो संपत्तियां होती है वो मूर्त संपत्ति होती है। और अमूर्त संपत्तियों से तात्पर्य ऐसी संपत्ति जिसे हम न तो हाथ से छू सकते, नहीं देख सकते, ऐसी संपत्ति अमूर्त संपत्तियां कहलाती है। फिर संपत्तियों के बाद में आता है दायित्व। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज व्यापार को जो देना है, चुकाना है, वही सारी चीजें क्या कहलाती है? लायबिलिटीज कहलाती है। जैसे व्यापार ने बैंक से लोन लिया है तो बैंक वाले को वापस पेमेंट करना है, किसी व्यक्ति से उधार लिया है तो उससे पेमेंट करना है, जिससे माल उधार खरीदा है तो उससे भी पेमेंट करना पड़ेगा, वो लेनदार होता है। तो लायबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है? बैंक को लोन हो सकता है, बैंक क्रेडिटर्स होता है, लेनदार हो सकते हैं, डेबिट हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी अद्यतित ऐसे में जो हो तो चुके हैं लेकिन अभी जिन्हें चुकाना बाकी है, देना है, तो ये भी लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटी ये क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। फिर दायित्व के बाद में जो मेन चीजें हैं अपन वही पढ़ेंगे इसमें। अब आता है आपका खाता। एक और मीनिंग होता है आपका खाता। खाता को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट। तो जिस पुस्तक में हम किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, संपत्ति या लाभ हानि आदि से संबंधित व्यवहारों का लेखा, संक्षिप्त और व्यवस्थित रिकॉर्ड हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है, उससे हम यहाँ पर खाता यानी अकाउंट्स का नाम देते हैं। फिर होता है प्रविष्टि। प्रविष्टि जिसको हम बोलते हैं एंट्री। देखिए अकाउंटिंग के अंदर जब हम फर्स्ट स्टेज में होते हैं तो उसमें जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री में जो लिखना होता है उसको लिखना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं प्रविष्टि करना यानी एंट्री करना। तो एंट्री करना हो जाता है। फिर अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, एक नाम और एक जमा। नाम को बोलते हैं डेबिट और जमा को बोलते हैं क्रेडिट। यानी एक अगर चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी क्या होती है? क्रेडिट होती है। दो साइड होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 500 रुपए दिए, तो मेरे लिए दो अकाउंट इफेक्ट है, दो खाते प्रभावित हुए। एक तो आपका नाम जिससे राम है तो एक तो राम को दिए तो एक राम, और दूसरा क्या हुआ? केश यानी रोकड़। तो राम को दिए तो राम अगर डेबिट है तो केश क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो ऐसे अकाउंट के अंदर दो साइड्स होते हैं। फिर आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखा पुस्तकें। लेखा पुस्तकें, लेखा पुस्तक को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ, जिन किताबों में हम पूरे व्यापारिक लेन देनों का तिथिवार लेखा करते हैं उसे यहाँ पर लेखा पुस्तकें या बुक्स ऑफ अकाउंट का नाम दे सकते हैं। फिर एक आता है आपका दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट या बेकार। जो व्यक्ति के पास में अपने दायित्वों को
को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं हो या वह अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकता हो, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित करवा देता है। फर्म, जिस स्थान पर हम व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वही यहाँ पर क्या कहलाती है? फर्म कहलाती है। यानी जो व्यापारिक इकाई होती है हमारी, उसी व्यापारिक इकाई को हम यहाँ पर फर्म का नाम देते हैं। तो ये जितनी भी शब्दावली थी अकाउंट के अंदर, अधिकतर मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो ये कब